क्या आप पानी के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। जल की इस महत्ता के क्रम में विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाने हेतु सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसी दिन जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत की, जिसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। हालांकि जल नीति को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल संरक्षण और प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियां प्रचलित है। इस विश्लेषण में हम भारत की जल नीतियों की समीक्षा करेंगे, विशेष रूप से ग्रामीण जल प्रबंधन की चुनौतियां और सुधार के उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां और नीतिगत मुद्दे पर यदि हम चर्चा करें तो समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों का पारिस्थितिकीय ज्ञान बहुत समृद्ध होता है। आप कभी गांव में जाके देखिएगा तो आप देखेंगे कि कितने लोग निपुण होते हैं, पारिस्थितिकीय ज्ञान उनकी कितनी गहरी होती है, चाहे वो जल संरक्षण के लेकर हो, मिट्टी के प्रति हो, कृषि के प्रति कितने लगन के साथ, प्रेम के साथ वो काम को करते हैं। लेकिन जल प्रबंधन नीतियों में उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है। वर्तमान जल नीतियाँ सामुदायिक भागीदारी को जल स्थितियों के प्रबंधन तक सीमित रखती है, जबकि निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकारों और प्रशासनिक निकायों के पास बनी रहती है। पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों को औपचारिक नीतियों में शामिल नहीं किया गया है। जैसे जल उपभोक्ता संघ की स्थापना 1990 के दशक में हुई, लेकिन किसानों को सिंचाई स्थितियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, जबकि नीति निर्माण में उनकी भूमिका सीमित रख दी गई। तो समाधान क्या है? जल नीतियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों को मान्यता दी जानी चाहिए और इन्हें नीतिगत प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए। पर्यावरण संकटों के प्रति सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की संवेदनशीलता के संदर्भ में देखें तो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों पर जल संकट का प्रभाव अन्य समूहों की तुलना में अधिक पड़ता है। दलित, आदिवासी, भूमिहीन किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जलवायु परिवर्तन और जल संकट से अधिक प्रभावित होते हैं। नीति निर्माण में इन समूहों की सक्रिय भागीदारी और उनके जल प्रबंधन अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। तो क्या समाधान है? जल नीतियां सामाजिक न्याय और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करें। हाशिए पर मौजूद समूहों को जल संसाधनों के प्रबंधन में निर्णायक भूमिका दी जाए। जल प्रबंधन की खंडित नीतियां भी देखने को मिलती है, जैसे वर्तमान में वन, जल, भूमि और जैव विविधता को अलग अलग नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे ये पारंपरिक संबंधों की अनदेखी होती है। पारस्परिक जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे वन, जल, भूमि और जैव विविधता एक दूसरे से तो कनेक्टेड है, लेकिन नीतियाँ अक्सर वन के लिए अलग, जल के लिए अलग, भूमि के लिए अलग अलग बनाई जाती है। तो पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए अगर नीतियाँ समग्र रूप से बनाई जाए तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि जल संरक्षण की योजनाएं और प्रभावी हो सके। उदाहरण जैसे पारंपरिक ओरण पद्धति। पश्चिम भारत में ओरण नामक पवित्र वन संरक्षण परंपरा जल संरक्षण में सहायक रही है। ओरण जल संग्रहण को बढ़ाते हैं, सतही जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और वर्षा जल संचयन में मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वन के माध्यम से जल को संरक्षित किया जा सकता है। तो पूरा एक इकोसिस्टम है। पूरे इंटीग्रेटेड वे में चीज़ों को यदि नहीं देखा जाएगा, यदि जल के लिए सिर्फ जल की नीति बनाई जाएगी तो चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, सामूहिक दृष्टिकोण से। सरकारी नीतियां इन पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के बजाय औपचारिक जल प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने पर अधिक केंद्रित रही है। तो इस सब के लिए समाधान क्या होगा? वन, जल, कृषि नीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है, जिससे सतह जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। ओरण जैसी पारंपरिक प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए। ओरण जैसी और भी कई सारी पारंपरिक प्रणाली है। हर गाँव में आप देखेंगे, भारत तो इतना विविधता से भरा हुआ है कि हर क्षेत्र का ज्योग्राफी अपना है, कल्चर अपना है, चीज़ें अलग है, परिवर्तन अलग अलग है, आधुनिकता अलग अलग है। तो वहाँ के लोग उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, प्रयास करते हैं। तो कहीं पे आप देखेंगे दशकों से, कहीं सदियों से कुछ परंपराएं, कुछ अनोखी
तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को समझने और उसे राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह लागू करने का कोशिश करना चाहिए। गैर मानवीय पारिस्थितिक हितों को जल नीति में भी शामिल करना चाहिए। जल संरक्षण केवल मानव आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पशु पक्षियों और वन्य जीवों की जल आवश्यकताओं को भी जल नीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है। न्यायपालिका ने कई बार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन जल नीतियों में इसका समावेश नहीं हुआ है। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि यदि पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। इन सब का परिणाम क्या है कि यदि पर्यावरण नहीं, यदि पेड़ पौधे नहीं, जल नहीं, तो जीवन हमारे लिए मुश्किल है। यानी जीवन की कल्पना मिट्टी, पानी, हवा और इनकी गुणवत्ता के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। तो इनको संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। उदाहरण देखते हैं स्थानीय समुदायों का समग्र जल दृष्टिकोण, जहां राजस्थान और गुजरात के कुछ ग्रामीण समुदायों में पशुओं की जल आवश्यकता को प्राथमिकता देने की पारंपरिक प्रणाली रही है। इन समुदायों का मानना है कि यदि पानी पशुओं और वनस्पतियों के लिए पर्याप्त होगा तो यह मानव आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। तो इसके लिए समाधान है जल संरक्षण नीतियों में प्रकृति के अधिकार को सम्मिलित किया जाए। जलाशयों और नदी तंत्रों को केवल मानव उपयोग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी के लिए संरक्षित किया जाए। प्रकृति के अधिकार यदि दिया जा रहा है, किसी पेड़ को अधिकार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपको भी अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि पेड़ से आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इस प्रकृति से, इस नदी से, जल से, मृदा से आप बहुत कुछ पाते हैं और इसके बिना आपके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप उनसे हैं। तो इनके अधिकारों के लिए लड़ना और इनको बचाने के लिए प्रयास करना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, अनिवार्यता है। प्राकृतिक अधिकार उनका है कि वो बचाएं प्रकृति को। जलवायु परिवर्तन और जल संकट के संदर्भ में देखें तो हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि के कारण भारत में वाटर गैप बढ़ता जाएगा। जलवायु परिवर्तन नीतियों और जल नीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। जल नीतियाँ जलवायु लचीली जल प्रणालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाधान है जल संकट से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल जल संरचनाएं विकसित की जाए। जलवायु परिवर्तन नीतियों में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। सुधार के संभावित उपाय क्या क्या हो सकते हैं? स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन का नेतृत्व दिया जाए। सभी जल प्रबंधन योजनाओं में ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए। जल उपभोक्ता संघ को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति दी जाए। जल नीतियों को समग्र दृष्टिकोण से लागू करना जरूरी है। जल, कृषि, वन और जलवायु नीतियों को आपस में जोड़ा जाए। सतत जल प्रबंधन के लिए एकीकृत नीति बनाई जाए। जलवायु लचीले जल प्रबंधन मॉडल विकसित करना जरूरी है। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जाए। बाढ़, सूखा और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालिक जल योजनाएं बनाई जाए। प्रकृति के अधिकार को जल नीतियों में सम्मिलित किया जाए। नदियों, झीलों और जल स्रोतों को जीवंत इकाई के रूप में मान्यता दी जाए। जलाशयों और पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु कानूनी संरक्षण बढ़ाया जाए। तो फाइनल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष में, कि भारत में जल संरक्षण को लेकर समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी समुदायों को केवल जल उपभोक्ता नहीं बल्कि जल प्रबंधन के निर्णयकर्ता बनाना होगा। जल नीतियों में जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी आवश्यकताओं और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना आवश्यक है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना केवल जल संरक्षण की प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही संभव होगी। जल ही जीवन है और इसका सतत संरक्षण ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।